हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट के लिए ईवीएस का मैराथन वीडियो, जो कि एनसीईआरटी 3 क्लास से लेके 5 क्लास तक का वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ईवीएस के जितने सारे फैक्चुअल फैक्ट को। पहला फैक्ट हम लोग देखते हैं, असम के बच्चे बांस से बना पुल से स्कूल जाते हैं। अगला है, लद्दाख के बच्चे ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। ट्रॉली इस टाइप का होता है, इसे पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। केरल के बच्चे वल्लम से जाते हैं। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं, जो हम लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। अगला फैक्ट है, राजस्थान के बच्चे ऊंट गाड़ी के माध्यम से स्कूल जाते हैं। अगला फैक्ट हम लोग देखें, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। अगला फैक्ट हम लोग देखें, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे इसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अगला हम लोग फैक्ट देखें, हाथियों के झुंड में केवल हाथियाँ और बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वो अपना झुंड छोड़ देगा, जो कि ईवीएस के एनसीईआरटी बुक में नंदू हाथी वाला एक चैप्टर है, उसके तहत ये टॉपिक उठाया गया है। अगला चैप्टर है अमृता की कहानी। अमृता कहाँ की है, तो राजस्थान में जोधपुर के पास खजरेली गांव में रहने वाली थी। गांव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर, न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वाले बुजुर्गों की कही बात आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते, पर हम उनके बिना भी नहीं। अब हम लोग देखते हैं खेजड़ी के बारे में। तो एक रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों और सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। देखिए, छात्र के 3 क्लास का ये है, इसलिए उस क्लास को इंडिकेट किया गया है। अगला है अनीता की मधुमक्खियाँ। तो अनीता ये खुशवाहा है। अनीता खुशवाहा है, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचहा गांव में रहती है, जो बोचहा गांव बिहार में स्थित है। ये मधुमक्खी पालन का काम करती है और ये सच्ची कहानी है। अनीता खुशवाहा एक चमकता सितारा है, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। अगला हम लोग देखते हैं, क्या है आरटी अधिनियम 2009। यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अगला है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और हर बक्से में 12 किलो शहद मिला। अमृता की कहानी में, मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खी के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। पिताजी मधुमक्खियों का देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अगला फैक्ट हम लोग देखें, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उसे दूसरी मक्खियों का पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती है और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों का पालना भी। ये ना हो कि न छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के कुछ खास काम नहीं करते। अगला फैक्ट हम लोग देख सकते हैं, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल है। अगला हम लोग रेलवे टिकट के बारे में देखें, तो रेलवे टिकट में सिर्फ नाम यहाँ नहीं अंकित रहता है, बाकी
सीट नंबर लिखा रहता है, किस जेंडर का है, एज कितना है, बस यही लिखा रहता है। इस टिकट के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। अगला हम लोग देख सकते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश में रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार है। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कर्णम ने भारत में के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। अगला हम लोग देखते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो ये जो डिजाइन बनाया गया है वो मधुबनी पेंटिंग है। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। बिहार के मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ के घर की दीवारें पर और आंगन में इस तरह का चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाए कर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। अगला फैक्ट हम लोग देखें, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। अगला फैक्ट हम लोग देखें, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई ग्लास की दीवार से लगभग होती है और पत्तियां बहुत कम। 30 पेड़ जमीन के लाइन से लिटा दिए जाए उस लंबाई तक की जमीन में गहरी जाती है। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। इस इलाके में रहने वाले लोग इस बात जानते थे, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। अगला हम लोग देखें, बिहू जो त्यौहार है ये 14 या 15 जनवरी को होता है। असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ के प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड यानी छप्पर बनाते हैं, जिसे भेला घर भी कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों का एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। अगला चैप्टर है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली में मुख्तारपुर गांव में रहने वाली बानी और प्रसाद घर के में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। अगला, ये मुख्तारपुर गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास में है, अवस्थित है। पोचमपल्ली में हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह के अन्य पोचमपल्ली कारीगरी के तो बहुत सारे हुनर सीखे होते हैं। इसी तरह अन्य पारंपरिक व्यवसायों जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना इत्यादि इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। हम लोग पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका देख सकते हैं, और एक साड़ी बनाने में 150 दिन में तैयार होता है पोचमपल्ली साड़ी। अगला हम लोग देखें, नए पाठ्यक्रम में ईवीएस को 6 थीम में बांटा गया है। वे थीम हम लोग देखें, पहला थीम है परिवार एवं मित्र, जिसकी 4 उप थीम है, आपसी संबंध, काम और खेल। अगला है जानवर और पौधे। अन्य थीम में है दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठा हम चीज़ कैसे बनाते हैं। ये हमेशा के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अगला टॉपिक देखें, मूल्यांकन के संकेतक, अवलोकन और रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट करना, वर्णन सुनाना, चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, तस्वीर, तालिका, नक्शे बनाना। चर्चा करना में सुनना, बोलना, अपनी राय देना और दूसरे की राय पूछना। अभिव्यक्ति में चित्रों द्वारा हाव भाव से सृजनात्मक लेखन, हाथों के कुछ बनाग से। व्याख्या में तर्क देना, तर्क के आधार पर चीज़ों में संबंध जोड़ना। अगला है वर्गीकरण, समूह बनाना, समानता और अंतर जानना, तुलना करना। अगला है प्रश्न करना, जिज्ञासा व्यक्त करना, समालोचनात्मक चिंतन, अच्छे प्रश्न बनाना। अगला है विश्लेषण, पूर्व अनुमान, परिकल्पना करना, अंदाजा, निष्कर्ष लगाना। अगला हम लोग देखें प्रयोग करना, वस्तुओं का जुगाड़, प्रयोग करना। अगला देखें न्याय और समानता के प्रति सरोकार, विविध और विभिन्न और वंचित लोगों के लिए प्रति संवेदनशीलता। अगला है सहभागिता, जिम्मेदारी लेना और पहल करना, साथ मिलकर काम करना सीखना। अगला फैक्ट हम लोग देखें, जानवरों में भी देखने, सूंघने और
सुनने और सूंघने का और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपनी साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। और नहीं जानवरों को अजीब है ना, जानवरों की अजीब दुनिया। अगला हम लोग देखें कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अगला फैक्ट है रेशम का कीड़ा यह मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है। अगला फैक्ट है मच्छर शरीर की गंध खास करके पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है और मच्छर काटता है। अगला है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। अगला फैक्ट है ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। अगला फैक्ट है चील, बाज और गीद जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। अगला फैक्ट हम लोग देखें आमतौर पे माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसकी बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। अब आवाजें अलग अलग देखें तो जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। अगला है कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। अगला है मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगे से देती है। अगला है कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या अनहोनी होने वाली है। अगला फैक्ट हम लोग देखिए सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों अजीब व्यवहार और उसके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने उसे वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति को लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। अगला फैक्ट है डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। अब हम लोग स्लॉथ के बारे में देखें तो यह भालू जैसा दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अगला फैक्ट हम लोग देखें गाय 4 घंटा सोता है, अजगर 18 घंटा, जिराफ 2 घंटा और बिल्ली 12 घंटा सोता है। अब हम लोग बाघ से रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखें तो बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। अगला फैक्ट हम लोग देखें बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अगला है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपने गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना या नहीं यह तो बाघ की मर्जी। अगला है बाघ के मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी करारता है तो कभी गुराना। बाघ का गुराना 3 किलोमीटर तक दूर सुना जा सकता है। ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। अगला फैक्ट हम लोग देखें हाथी को उसके दांतों, गैंडों को सींग और शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवर को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं।
अगला है, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि उनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों और जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अगला फैक्ट हम लोग देखें, नाग गुफन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों पर सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नाग गुफन। अगला फैक्ट है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं: नाग, करैत, दिबोइया और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई या सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से मिलता है। हम लोग सांप के प्रकार देखें, अफाई, करैत, दुबोइया और नाग। अगला फैक्ट हम लोग देखें, खाने का चीज़ पचने में लगा समय। तो खाने की चीज़ में कच्चा दूध है, यह पेट में 2 घंटे 15 मिनट में पचता है और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 45 मिनट। अगला है उबला दूध, ये 2 घंटे पेट में और गिलास से 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह से उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट और गिलास के पाचक में 8 घंटे। कम उबला अंडा 3 घंटे पेट में और ये गिलास के पाचक में से 6 घंटे 30 मिनट। अगला है कच्चा अंडा फेंटा हुआ, यह 2 घंटे में पचता है पेट में और वही गिलास के पाचक के रस में 4 घंटे 15 मिनट। वही और कच्चा अंडा ये है 1 घंटे 30 मिनट और गिलास के पाचक के रस में 4 घंटे। अगला हम लोग देखें, दूध, इसका घरेलू उपाय है, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। अगला है पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। अगला है हरा धनिया उबालते हैं। अगला प्याज लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। अगला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। इनमें नेफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसका नाम नेफेंथिस है, इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर है, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े के खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं, वही कितनी चतुराई से। अगला हम लोग देखते हैं, स्विट्जरलैंड में वेल्क्रो का आइडिया कैसे आया, ये भी पूछता है। वेल्क्रो क्या है? एक ये चिपकने वाले जो बैग में इसका प्रयोग किया जाता है, वो चिपकने वाली एक छड़ी टाइप का, इसे हम लोग देख सकते हैं, एक कपड़ों का टुकड़ा का टाइप का चिपकने वाला होता है, यही है। तो इसका हम लोग आइडिया देखिए कैसे आया था स्विट्जरलैंड में। तो यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेंस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर पर लौटा। उसने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला। बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इसके मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया वेल्क्रो बनाने का। वेल्क्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े और जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा ना, है ना? मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। अगला हम लोग देखते हैं, घड़सीसर। ये है 650 साल पुराना घड़सीसर यानी कि तालाब। इसे जैसलमेर के राजा गरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इनके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल, न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलजुल के रहते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा न हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। अगला है, मीलों तक फैले इस घसरीसर में बारिश की पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह से बनाया गया था कि जब भी पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब भी वह लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी में कोई परेशानी नहीं होती थी।
पर आज घर सीसर जैसे उजड़ गया है। 9 तालाबों के रास्ते मकान और कॉलोनियाँ बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाली पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। अगला फैक्ट हम लोग देखें अल-बिरूनी के नज़र में, तो ये हम लोग देखें 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जिस देश से आए थे उसको आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ें और जगहों को देखा। उसने एक बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश में अलग लगी। चलो देखें कि अल-बिरूनी उस समय तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। तो यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है। अगर हमारे देश में लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों और लोहे के कुंडों और रस्सियों और सरसियों के जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ की लंबी कतारें होती है। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बिरूनी की किताब से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनका जन्म 1000 साल पूरे हुए थे। अगला है तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती है और इस तरह जमीन के आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता है। आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती है। अगला फैक्ट है पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोगों इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। अगला है पुराने ज़माने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह पर बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी। अगला फैक्ट हम लोग मृत सागर के बारे में देखें। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया की सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो ये है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। अगला फैक्ट हम लोग देखें दांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून में से तो लोग अपने घर में इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी की समुद्र तट की एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। अब हम लोग देखते हैं नमक कैसे बनाया जाता है। समुद्र के पानी को जमीन की क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी को सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लिस से फैलता है। इस पिक्चर से माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। और डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियाँ साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है। अगला फैक्ट हम लोग देखें मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत ही पुराने समय से सिस्कोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। अगला हम लोग देखें खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाने पर गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा जाता है। इससे आयरन यानी कि लोहा होता है, इसलिए हरे पत्तेदार सब्जियां और आंवला गुड़ खाने की सलाह दी जाती है। अगला फैक्ट हम लोग देखिए दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण की परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और उसमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चे के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनिमिक बच्चों को आयरन यानी लोहे की दवाई दी जा रही है। अगला देखा जाता है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए हम लोग को उपाय दिया जा रहा है। आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दे, गड्ढों को भरने दे। अगला है पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। अगला है मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी के मिट्टी के तेल छिड़कें। अगला फैक्ट हम लोग देखें बिचेंद्री पाल के बारे में।
तो ये पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई थी। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहाँ था केवल गुप अंधेरा, ठंड और डर। पास के में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह गढ़वाल की नाकुरी गांव में रहने वाली बिचेंद्री पाल की बचपन की एक घटना है। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग ने उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बिचेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। अगला है धमाका एक है। 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़-धड़ की आवाज़ हुई और जोरदार धमाका हुआ। इससे पहले कि वे उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज़ उनसे जोर से टकराई। बिचेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में लिपट गई। पूरी टीम की लोगों को बहुत चोटें आई। टीम में लोगों को कुल्हाड़ी से खोद कर उस पर से बर्फ हटाई और बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बिचेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बिचेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली में से सागर माथा पर कदम रखा। ये डेट पूछ देता है तो ध्यान रखेंगे। और नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। अगला है उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। चोटी पर 2 लोग खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फीट नीचे गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्सी से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहाँ खड़े हो गए। वे ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहाँ माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके बाद बिचेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई। इन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। कितना मिनट रही थी? तो 43 मिनट। ये क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट हम लोग देखें सुनीता विलियम्स के बारे में। तो इन्होंने ये बताती हैं, हम एक ऐसी जगह टिक कर तो बैठे ही नहीं सकते थे, यानी कि यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। अगला फैक्ट बताती हैं, पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुँह धोने के लिए जब हम तैरते बुलबुलों को पकड़ कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुँह साफ करते। अगला फैक्ट वो बोलती हैं, वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने पैकेट को पकड़ते। अगला है, अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा खड़े रहते। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी। अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं। इसमें टॉपिक है, हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग का चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ये डेट याद रखेंगे, यहाँ से पूछता है। छोटी सुनीता उनसे प्रभावित हुई। सुनीता बताती कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उनके तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो था गोताखोर, ड्राइवर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वो आगे पढ़ाई करे तो अंतरिक्ष में जा सकती है। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली। अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला है। कहा भी जाता है, जहाँ चाह वहाँ राह। अगला फैक्ट हम लोग देखें, आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का इस्तेमाल भी करना होता है, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल, LPG, खाना पकाने का गैस, कोयला, बिजली आदि। कांच में
कांचा ने एक किताब में एक बार चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट ये भी दर्शाता है कि 20 सालों में किस चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा। 20 साल में बदलाव हम लोग देख सकते हैं सन 1976 और सन 1996। 100 घरों में से कितने घरों में होता था इस्तेमाल। उपले और लकड़ी 84 और 10 LPG और केरोसिन और 5 कोयला और 1 बिजली। वहीं 1996 में देखें तो उपले और लकड़ी से 75, 18 LPG और केरोसिन, 2 कोयला और 5 बिजली। देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल होता था, तो ये बिजली का होता था। अगला देखते हैं लोनर क्या होता है। तो लोनर मोटरसाइकिल, अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। अगला हम लोग देखते हैं चांगपा के बारे में। तो चांगपा यहाँ इलाके में 5000 लोग रहते हैं। चांगपा घुमंती लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते। इन्हीं जानवरों से उनकी अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिन्हें बालों की दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के लिए बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है उनकी ज़िंदगी। अगला फैक्ट हम लोग देखें दुनिया में मशहूर पश्मीना। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है तो पहाड़ी बकरियां की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों के तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियां के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जाता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। अगला हम लोग देखिए श्रीनगर के घर एक नज़र में। तो यहाँ पर देखिए श्रीनगर के बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। अगला है बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी के इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। इसका पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। अगला है हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी का सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसे दिखता है। अगला हम लोग यहाँ पर देखें पत्थरों को काट कर एक एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर में के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल होता जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। अगला हम लोग यहाँ देखें यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि यह जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। अगला हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ के पुराने घरों का खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों, लकड़ी, खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं सूर्यमणि का बचपन। बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वो स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आते जाती थी। सूर्यमणि के पिता उसकी छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठे करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस की टोकरी बुनकर गिरे हुए पत्तों के पत्तल बनाकर बेचती थी। पर जब शंभू ठेकेदार आया तो जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। सूर्यमणि ये झारखंड में रहने वाली लड़की थी। सुरमनी के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे और बुधिया माई नहीं डरती थी। वह कहती थी इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। अगला फैक्ट हम लोग देखिए सूर्यमणि का तोरांग। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसके 22वीं दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला।
इसने एक जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़कू भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। कुड़कू भाषा कहाँ बोला जाता है? तो ये झारखंड का है। ये पूछा हुआ भी है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट हम लोग देखें, जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ जंगल में और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाए, यह अधिकार देता है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ईवीएस के 3, 4, 5 के एनसीईआरटी के सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।